हेलो बच्चों, वेलकम टू वाईफी। बच्चों, पिछली क्लास में वेक्टर्स में हम लोगों ने वेक्टर एडिशन कंप्लीट किया है और इस वेक्टर एडिशन में हमने तीन लॉस पढ़े थे, पैरेललोग्राम लॉ, दूसरा ट्राइंगल लॉ, फिर पॉलीगन लॉ। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन, यानी दो वेक्टर्स को कैसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। राइट, तो देखो सब्ट्रैक्शन कुछ नया नहीं है। अगर आपको एडिशन आता है तो सब्ट्रैक्शन आपको अपने आप समझ में आएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर्स हैं, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, और हमें वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है। अब वेक्टर ए का कुछ मैग्नीट्यूड है, कुछ डायरेक्शन है, वेक्टर बी का भी कुछ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। तो जो सब्ट्रैक्शन होगा वो सिंपल ऐसे डायरेक्टली हम नहीं करेंगे, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड में से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट कर दें। राइट, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन को भी हैंडल करना है हमें। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मतलब है कि मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन और डायरेक्शन का भी सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टर ए में से हमने वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट किया। मान लेते हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ आता है, और वो जो कुछ है वो है वेक्टर आर डैश। राइट, तो वेक्टर ए वेक्टर है, वेक्टर बी वेक्टर है, तो एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है, और वो है यहां पर वेक्टर आर डैश। अब देखो, ये जो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये सब्ट्रैक्शन है, लेकिन हम इसको एडिशन की तरह देखेंगे। कैसे एडिशन की तरह देखेंगे? देखिए, वेक्टर ए मैंने एज इट इज लिखा और यहां पर प्लस साइन लगा दिया, और ये माइनस वेक्टर बी इस तरह से लिख दिया। यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। यानी हमने सब्ट्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया एडिशन में। यहां पर दो वेक्टर्स का एडिशन हो रहा है, पहला वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है माइनस वेक्टर बी। अब कुल मिला के सारी कहानी वही हो गई जो एडिशन में हमने सीखी थी। हमें करना तो था सब्ट्रैक्शन ए में से बी, लेकिन हम कर रहे हैं एडिशन ए और माइनस बी का। पहला वेक्टर है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है माइनस वेक्टर बी, इन दोनों को ऐड करना है। अब एडिशन दो वेक्टर्स का हमें मालूम ही है, हम कैसे करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ अगर हम अप्लाई कर दें दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, पहला वेक्टर वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर माइनस वेक्टर बी है, तो कैसे होगा? देखो, हम पहला वेक्टर बनाते हैं यहां पर वेक्टर ए एज इट इज, राइट, और दूसरा वेक्टर बनाएंगे माइनस वेक्टर बी। देखो, पैरेललोग्राम लॉ में हम करते क्या थे? पहला वेक्टर बनाते थे और दूसरा वेक्टर बनाते थे, दोनों की टेल कॉन्साइड होती थी, दोनों वेक्टर्स पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स होते थे। राइट, तो वैसे ही हम बनाएंगे, पहला वेक्टर बनाएंगे फिर दूसरा वाले वेक्टर बनाएंगे, दोनों की टेल कॉन्साइड करेगी और दोनों वेक्टर्स पैरेललोग्राम के बगल बगल के साइड्स होंगे। कैसे? पहला वेक्टर तो हमने बना दिया वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है माइनस वेक्टर बी। अब देखिए, अब वेक्टर बी ये है, तो माइनस वेक्टर बी बस अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में वेक्टर बी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस वेक्टर बी होगा, तो माइनस वेक्टर बी बनेगा कुछ ऐसे, इस तरह से। ये है माइनस वेक्टर बी। तो हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ध्यान रखिएगा, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी, इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, और इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा वेक्टर आर डैश। अब बताओ, हमने वेक्टर ए बनाया, माइनस वेक्टर बी बनाया, पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करेंगे। यहां पर ये दोनों बन गए पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स। अब दोनों को ऐड करने के बाद आर डैश मिलेगा। वो आर डैश कैसा बनेगा वो कैसे जानेंगे? हम पहले इन्हीं दोनों वेक्टर्स की हेल्प से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे कुछ इस तरह से, ऐसे, और फिर यहां से एक डायगोनल बना देंगे इस तरह से, और ये बन जाएगा वेक्टर आर डैश। यानी वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर करना था, तो हमने क्या किया? वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को ऐड कर दिया और दोनों का रिजल्टेंट आया ऐसे आर डैश। ठीक है, अब बताओ, दो वेक्टर्स का एडिशन जो होता है, राइट, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? यानी दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो एडिशन का रिजल्टेंट, उसका फॉर्मूला होता है आर बराबर, हमने जो पढ़ा था, जो बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा का अंडर रूट। ठीक है, दो वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी जब हमने ऐड किया था तो उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी यहां पर बताइए क्या हम ऐड कर रहे हैं? अच्छा, ए क्या है यहां पर? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बी क्या है यहां पर? दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। ठीक है, अब हम यहां पर बताइए कौन से दो वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं? वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं। यानी पहला वेक्टर हमारा ये है,
और दूसरा वेक्टर है ये, इन्हीं दोनों वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। तो अब जो यहां पर इसी फॉर्मूले में ए बी और थीटा की वैल्यू रख देंगे। अब बताइए ए होता क्या है? ए होता है राइट पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पहला वेक्टर यहां पर वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए ही हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर। अच्छा बी क्या होता है? बी होता है दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहां पर दूसरा वाला वेक्टर है माइनस वेक्टर बी, तो इसका मैग्नीट्यूड तो वही होगा जो वेक्टर बी का है ना? क्योंकि देखिए ये लेंथ और ये लेंथ एग्जैक्टली सेम है, तो वेक्टर बी और माइनस वेक्टर बी दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो माइनस वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड बी ही होगा इस तरह से। तो हम लिख देंगे ऐसे। अच्छा प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स जिनको हमें ऐड करना है वो ये है पहला और ये दूसरा, इनके बीच का एंगल ये होगा, ध्यान रखिएगा ये एंगल है दोनों वेक्टर्स के बीच का। इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो ये एंगल हम लेंगे। अब ये एंगल होगा कितना? देखिए यहां पर अगर मैं इस तरह से थोड़ा सा इसको ऐसे एक्सटेंड करूं तो ये एंगल है हमारे पास थीटा। यहां से देखिए ये थीटा तो वो भी थीटा। अब ये पूरा स्ट्रेट लाइन एंगल है 180 या पाई, तो इतना बन जाएगा पाई माइनस थीटा, ये पूरा एंगल। ऑलराइट ठीक है, तो इतना एंगल बन गया पाई माइनस थीटा। राइट, तो पहला वेक्टर वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर माइनस वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल क्या थीटा है? दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल थीटा नहीं है, पाई माइनस थीटा है, तो थीटा की जगह पर हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा। ऑलराइट, ये बन गया ऐसा। और इसका रिजल्टेंट आर नहीं बल्कि हमने लिखा है यहां पर आर डैश। ठीक है, इसका और इसका रिजल्टेंट आर डैश है तो आर डैश हम लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो कॉस पाई माइनस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा होता है, याद कर लीजिए आप। कॉस पाई माइनस थीटा ये माइनस कॉस थीटा होगा, तो अगर ये माइनस कॉस थीटा होता है तो माइनस आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा। राइट, ये बन गया। तो अब देखो याद आपको कैसे करना है। दो वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं और ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये फाइनल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। राइट, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कर रहे हैं हम, राइट, जिसमें दोनों के बीच का एंगल थीटा है। कौन से किसके से बीच का एंगल थीटा है? वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा नहीं है, वो तो पाई माइनस थीटा है और इसका यूज हमें नहीं करना है इस फॉर्मूले में, डेरिवेशन में हमने यूज किया है। राइट, तो अगर ए वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, दोनों बी के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, सीधा सीधा आप सीधा ये सोचेंगे, फिर से एक बार, वेक्टर ए दिया है वेक्टर बी दिया है, दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है और तो उसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी है दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और थीटा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। राइट, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो ये आर डैश आ गया। यानी वेक्टर ए में से वेक्टर बी सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा आर डैश और वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हमने कहानी बनाई है बस उसकी इसको डिराइव करने के लिए बनाई थी। कुल मिला के आपको यही वाले फॉर्मूले पे चिपक के रहना है। अच्छा, अब ये जो रिजल्टेंट आया है इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। डायरेक्शन हम एंगल के टर्म्स में बताएंगे और एंगल हम बताएंगे किसी पर्टिकुलर रेफरेंस डायरेक्शन से। तो यहां पर हम वेक्टर ए की डायरेक्शन एक रेफरेंस डायरेक्शन मान लेंगे और बोलेंगे कि ये जो रिजल्टेंट है ये वेक्टर ए से अल्फा डिग्री पर है, ऐसे बोल सकते हैं। फिर से एक बार कि हमें वेक्टर आर डैश की डायरेक्शन बतानी है, वेक्टर ए में से वेक्टर बी सब्ट्रैक्ट किया तो आया आर डैश। इसकी डायरेक्शन बतानी है तो हम बोलेंगे कि ये वेक्टर ए से अल्फा डिग्री, अल्फा नहीं अल्फा डैश लिखेंगे क्योंकि अल्फा हम पहले यूज कर चुके हैं एडिशन में।
अल्फा डैश एंगल पर है। ठीक है, तो ये अल्फा डैश होगा कितना, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, वही एडिशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने पढ़ा था tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये tan अल्फा का जो फॉर्मूला था वो क्या था, किस चीज का ये फॉर्मूला है, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आ रहा था उसकी डायरेक्शन का फॉर्मूला था। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आ रहा था उसके डायरेक्शन का फॉर्मूला था tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। अब यहां पर हमने किसको किसको ऐड किया है, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को ऐड किया है। ठीक है, तो अभी हम इसमें लिखेंगे tan अल्फा डैश बराबर b, हमने ऐड किया है इसको और इसको। ठीक, तो हम बस दो वेक्टर्स हैं ए ये वाला और ये वाला, दोनों के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा है, तो थीटा की जगह पर पाई माइनस थीटा रखेंगे ऐसे। ठीक है, अब देखो साइन पाई माइनस थीटा ये साइन थीटा ही होता है और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये tan अल्फा डैश बन जाएगा b साइन थीटा अपॉन a माइनस b कॉस थीटा। ठीक है, तो ये है। अब सीधा सीधा आपको याद क्या करना है, देखिए दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया तो एक रिजल्टेंट मिला आर डैश। उस आर डैश का फॉर्मूला है √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। थीटा ए और बी के बीच का एंगल है और जो रिजल्टेंट आएगा आर डैश उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन हम अल्फा डैश से बताएंगे। वेक्टर ए से ये रिजल्टेंट है वो अल्फा डैश एंगल पर है और ये होगा tan अल्फा डैश बराबर b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। ये दोनों फॉर्मूले एकदम आप चिपका लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, यही दोनों फॉर्मूले लास्ट आपको याद रखना है, बाकी कुछ भूल भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन हम दो वेक्टर्स का करते हैं। सब्ट्रैक्शन में हमने कुछ नहीं किया, सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। एडिशन पहले से ही आता था और उसी को यूज करते हुए हमने जो रिजल्टेंट था सब्ट्रैक्शन का उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन निकाल लिया थीटा के टर्म्स में ही। थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। शायद इतनी बात क्लियर है, बताइए क्या इतनी बात क्लियर है, राइट। अब हम फिर से सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा दो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर एक अच्छा सा आर्टिकल, एक कंक्लूजन पढ़ लेंगे, फिर हम सवाल पे सीधा आएंगे। पहले इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब देखो जैसे दो प्रॉपर्टीज है, फटाफट देखते हैं। इसमें पहली प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन की नॉन कम्यूटेटिव और दूसरी है नॉन एसोसिएटिव। नॉन कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि जैसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है और वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए है, दोनों बराबर नहीं होंगे। जैसे एडिशन में एडिशन वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करिए वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करिए बराबर ही होता है। लेकिन ये ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो हम देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अगर आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करोगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मतलब हो गया कि वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी ऐड कर रहे हो, तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी हमने बना दिया ऐसे और ये आर डैश मिलेगा आपको, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है। लेकिन अगर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करोगे तब क्या होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का मतलब हो गया कि वेक्टर बी में हम माइनस वेक्टर ए ऐड कर रहे हैं, तो वेक्टर बी हम बनाएंगे एज इट इज, देखिए वेक्टर बी, और माइनस वेक्टर ए बनाएंगे उल्टा ऐसे। ये देखिए वेक्टर ए है तो यहां पर बन गया माइनस वेक्टर ए उल्टा, तो वेक्टर बी और माइनस वेक्टर ए को हम ऐड कर रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट आएगा इधर। तो ए माइनस बी का रिजल्टेंट आया ऐसे और बी माइनस ए का रिजल्टेंट आया ऐसे, दोनों ही बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल जाएंगे। तो ये वाला और ये वाला बिल्कुल बराबर नहीं है, डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस वेक्टर ए। क्या क्लियर है कि नहीं, है ना, क्लियर है। अच्छा अब देखो नॉन एसोसिएटिव, यानी अगर तीन वेक्टर्स हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है
तो पहले कौन से दो वेक्टर्स लेते हैं ये मैटर करेगा। जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी था और तीनों को ऐड करना था, तो पहले कौन से दो वेक्टर्स को ऐड ले रहे हो आप, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है, लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता। अगर पहले ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करके सी सब्ट्रैक्ट करते हो और फिर बाद में बी में से सी सब्ट्रैक्ट करके उसको ए में से सब्ट्रैक्ट करते हो, तो ये चीज अलग अलग हो जाएगी। यानी तीन वेक्टर्स अगर है, कुल मिला और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मैंने एक बनाया है। तो कहने का मतलब ये कि अगर तीन वेक्टर्स है ए बी सी, तीनों को सब्ट्रैक्ट करना है आपस में, तो पहले कौन सा दो पेयर ले रहे हो ये मैटर करेगा, यहां पर बराबर नहीं होगा। तो ये नॉन एसोसिएटिव हो गया। एज इट इज आपको देख लेना है इसको। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे सवाल इस पे बनता है वो मैं बताने जा रहा हूं। सब्ट्रैक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने दो वेक्टर्स एडिशन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर्स हैं, वो वेक्टर्स हैं राइट, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है ए, राइट। तो अगर हम वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका तो फॉर्मूला हमें मालूम ही है, √a² + b² - 2ab cos थीटा। लेकिन अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो एक शॉर्ट फॉर्मूला हमारे पास होगा r' का। वो r' क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम? देखो r' बराबर हो जाएगा √a² + a² - 2a × a cos थीटा। क्या होगा ये कि नहीं? r' का फॉर्मूला था √a² + b² + 2ab cos थीटा, लेकिन यहां पर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए हमने a लिख दिया है ऐसे। अब यहां देखिए आप, अगर हम ये 2a² और ये -2a² cos थीटा ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, 2a² अगर हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 - cos थीटा, ठीक है, यहां तक भी ठीक है। अब देखो ये जो 1 - cos थीटा है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने याद किया था कि ये क्या होता है, 1 + cos थीटा होता है 2 cos² θ/2 और 1 - cos थीटा होता है 2 sin² θ/2। तो इसको हम लिखेंगे 2 sin² θ/2। तो अब देखो ये आ जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, 4a² sin² θ/2 ये बन जाएगा। और यानी कि कुल मिला के ये बन गया 2a sin θ/2 का होल स्क्वायर, है ना, देख लीजिए आप। और ये आएगा सीधा सीधा 2a sin θ/2। शायद बहुत आसान है ये, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट फॉर्मूला हमें मिल गया दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का, r' बराबर, हालांकि जनरल फॉर्मूला तो वही है a² + b² 2ab - 2ab cos थीटा, लेकिन अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम दिया हुआ है तब हम शॉर्ट में ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, r' बराबर 2a sin θ/2। क्लियर है बात? अच्छा, अब है ना, ये वाला फॉर्मूला कब है? जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, तब आप r' बराबर 2a sin θ/2 सोचेंगे। एमसीक्यू में ऐसे ये ऑप्शन दिया जा सकता है, ऐसे सवाल है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं मैं इसको। अच्छा, मान लो कि दो वेक्टर्स हैं जैसे जिनके बीच का एंगल थीटा है और वो थीटा की वैल्यू है लेट से 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, राइट। तो r' अगर आप रखोगे, r' में 2a sin 60 डिग्री/2 अगर रखोगे तो sin 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। और sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2a 1/2, क्या ये 2 आ जाएगा? तो r' बराबर आ जाएगा ना 2a, ये a आ जाएगा, है ना, a आ जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर्स हमारे पास है, वेक्टर a वेक्टर b, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो और हम a में से b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या b में से a को भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो जो रिजल्टेंट आएगा r' वो होगा 2a sin θ/2 शॉर्ट, ये शॉर्ट फॉर्मूला है। अदरवाइज जनरल फॉर्मूला √a² + b² - 2ab cos थीटा।
ये। अच्छा, अब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री बोला गया, मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, ए के बराबर, और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तब रिजल्टेंट भी ए ही होगा। यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी और आर डैश, ये तीनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, राइट। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है, इस पे डायरेक्ट सवाल मिल सकता है ऐसे, ठीक है। तो अगर इतनी बात क्लियर है तो हम फटाफट सवाल देखेंगे, इसको पहले कॉपी कर लिया, ठीक है। अब देखो दो सवाल है ना। अगर ये सवाल देखिए, पढ़िए, अगर आपको आता है वीडियो पॉज करके एक बार सवाल कर लीजिए इसको, राइट, एक बार ट्राई करिए, और नहीं आता तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो पहला सवाल कि दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉड के बराबर है। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना। ये सवाल बोर्ड में, नीट में, एडीजेई में आ चुका है, ठीक है, और सिंपल सा सवाल है। कैसे करेंगे इसको, देखिए, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, वे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का ही फॉर्मूला हम उठा के रख देंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये दूसरा वाला होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, राइट, क्लियर है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मैंने वो लिख दिया, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मैंने ऐसे लिख दिया जो कि दिया हुआ है ना, राइट। ये फॉर्मूला हमें मालूम है पहले से। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा हमें, तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इधर मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो वो ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 2ab को इधर लेके चले आइए तो 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा, ये बन जाएगा 4ab cos थीटा, और इधर कुछ नहीं बचेगा तो आएगा 0। 4ab को उठा के उधर लेके चले जाओ तो ये 0/4ab बन जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 0। cos थीटा 0 है तो cos के कौन से एंगल के लिए 0 आता है, cos 90, है ना, तो cos 90 बराबर होता है 0, तो थीटा बराबर हो जाएगा, राइट, 90 डिग्री। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा निकल आया, राइट। ये थीटा है क्या, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ही है, और वही हमें निकालना था। अच्छा, ये वाला सवाल ठीक है, शायद क्लियर है, आसान सवाल है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, ठीक है, थीटा 90। अच्छा, ये देखिए दूसरा सवाल, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दिया हुआ है, और ए बी सी के मैग्नीट्यूड का रेशियो दिया है a:b:c is 5:4:3, और आपको ए और सी के बीच का एंगल निकालना है। ए और सी के बीच का एंगल निकालना है, कैसे करेंगे इसको देखिए, है ना, करें, देखो, ए और सी के बीच का एंगल निकालना है, स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। ए और सी के बीच का एंगल निकालना है, और दिया हुआ वेक्टर ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। जिन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है हम उनको एक साइड कर लेंगे पहले, जैसे कि इस वाले सवाल में देखिए ए और बी के बीच का एंगल निकालना था, राइट, छोड़ो ये नहीं, इसमें देखो कि क्या मैं बोल रहा हूं कि हमें वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल निकालना है, तो हम ए और सी को एक साइड कर लेंगे। देखिए दिया हुआ है वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो ए और सी को एक साइड कर लेंगे। ए और सी को एक साइड अगर कर लिया है तो बनेगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी, है ना। हमने ए और सी को एक साइड कर दिया इस तरह से। अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि ये चीज अगर इसके बराबर है तो इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा, इसकी डायरेक्शन भी इसके बराबर होगी, तो इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर अगर है तो वही तो लिख दिया है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के बराबर है। इज इक्वल टू साइन लगा हुआ है, मतलब मैग्नीट्यूड भी दोनों तरफ बराबर है, डायरेक्शन भी दोनों तरफ बराबर है। अच्छा, ये देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac
cos थीटा, और ये थीटा किसके बीच का एंगल है? ए और सी के बीच का एंगल है ये, है ना, क्योंकि वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी के लिए ये फॉर्मूला लगा रहे हो, तो थीटा इन्हीं के दोनों के बीच का एंगल है और यही थीटा हमें निकालना है, राइट। और ये बनेगा आपका बी, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी ही होगा। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें, राइट, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos ऑफ थीटा बराबर बी। तो अब हमें थीटा ही निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा cos थीटा को अगर हम अलग कर दें तो अच्छा इधर स्क्वायर आ जाएगा। यहां से देखिए a, अगर मैं cos थीटा को यहां से अलग करूं तो थोड़ा सा -2a किसी cos थीटा को उस तरफ कर देते हैं, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ac cos ऑफ थीटा, ऐसे बनेगा। अब थीटा को अगर अलग करें तो कुछ ऐसा बन जाएगा, cos थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ac, ठीक है। अब बस ठीक है, ये बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, एक बार देख लीजिए। बस ए बी सी की वैल्यू रख देनी है। देखिए उसके लिए हमें रेशियो दिया गया है A/B/C, तो a बराबर और b बराबर और c बराबर हम मान लेंगे 5 के और 4 के और 3 के। ये डायरेक्टली हम ABC की वैल्यू 5 4 3 नहीं लेंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से अगर आप ABC की वैल्यू 5 4 3 लेके करते हैं तब भी आंसर आएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मैं कायदे से कर रहा हूं, यही तरीका है, क्योंकि A/B/C ये रेशियो 5:4:3 दिया हुआ है, लेकिन ABC की क्या वैल्यू है वो नहीं मालूम हमें, राइट। तो ABC की वैल्यू 5 4 3 लेके करेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन कायदे से A की वैल्यू होगी 5 मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, 4 मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, 3 मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, ये कायदे से होगा। और वो के जो K लिया है वो आखिर में कट ही जाएगा, वो बचेगा नहीं। देख लीजिए कैसे, तो A को हम लिखेंगे 5K का स्क्वायर, है ना, और C को लिखेंगे 3K का स्क्वायर, और B को लिखेंगे हम 4K का ये होल स्क्वायर, और ये 2 5K इंटू 3K। देखो नीचे K इंटू K स्क्वायर आएगा, और ऊपर भी K स्क्वायर है, ऊपर वाला K स्क्वायर नीचे वाला K स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आएगा cos थीटा बराबर 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 16 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 3, तो ये आएगा 25 प्लस 9 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 30, राइट। तो ये cos थीटा बनेगा 25 माइनस 16, ये आएगा 9 प्लस 9 18 बाई 30, ठीक है। तो ठीक है, शायद इतना आया है, ठीक। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये ये 3/5 आएगा ना, ठीक है। cos थीटा बराबर 3/5, तो थीटा कितना होगा, देखो ऐसे समझो, cos थीटा बराबर 3/5। अच्छा, cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, यानी ये बेस है 3 और ये हाइपोटेन्यूज है 5। cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी बेस 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। अगर बेस 3 हाइपोटेन्यूज 5 है तो आपको तुरंत वो याद करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल 3 4 5 वाला, पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5। तो अगर उस राइट एंगल ट्राइंगल को याद करो, जो ये होता है 3 4 5 का, इसमें बड़ी वाली साइड होती है 5, कोई एक साइड आप मान लो 3, दूसरी वाली 4, ठीक है, ठीक है, बात क्लियर है। इसमें देखिए बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, वो तो है ही, बेस 3 है, तो कौन से एंगल के लिए बेस 3 होगा आप बताइए। अगर मैंने 3 4 5 अपने मन से बना लिया, 3 4 5 का राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे, तो अगर बेस 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो बेस 3 कौन से एंगल के लिए होगा, इस वाले एंगल के लिए बेस 3 होगा, राइट। तो cos थीटा यही है, तो cos थीटा बराबर 3/5 अगर लिखा हुआ है, बेस 3 है, इसका मतलब थीटा यही होगा, इसी थीटा के बगल में बेस होगा, राइट। तो उस थीटा की बात की जाए। अब बताइए इस राइट एंगल ट्राइंगल में 5 और 3 के बीच का एंगल एक्चुअली में कितना होता है। 5 और 3 के बीच का एंगल जो होता है वो 53 होता है, और ये वाला होता है 37, ये आपको याद रहना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 53 डिग्री, राइट।
क्लियर है? तो थीटा बराबर 53 आएगा। अच्छा, इस सवाल का एक शॉर्टकट है, ये सब ना करके अगर हम डायरेक्टली करना चाहें तब भी हम कर सकते हैं, थोड़ा सा सवाल को गौर से देखना पड़ेगा। कैसे? देखो, अब देखो वेक्टर सॉरी ए बी और सी, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का रेशियो 5:4:3 दिया हुआ है। तो ये देखते ही आपको ये ट्राइंगल याद आना चाहिए कि कुछ इससे मिलता जुलता होगा। 5 और 3 यानी सबसे बड़ी वाली साइड 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, यानी सबसे बड़ी वाली साइड जो है वो ए है, फिर बी है, फिर सी है। यानी ए बी सी को देखते ही आपको राइट एंगल ट्राइंगल थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसे इस तरह से, जिसमें ये एक 5 मान लीजिए, है ना, सबसे बड़ी वाली साइड 5 है और दोनों में से कोई एक 3 होगा तो दूसरा 4 होगा, राइट। अब देखो यहां पर किया क्या गया है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यानी बी सी को ऐड किया तो ए मिला, बी सी को ऐड किया तो ए मिला। अब यही जो तीनों साइड है 5, 4, 3, ये आपको कैसे पता चला? ये ट्राइंगल इससे पता चला, ठीक है। अब देखिए यहां पर BC को ऐड कर रहे हैं तो A मिल रहा है, राइट। तो जो साइड जो वेक्टर्स ऐड हुए हैं वो ये दोनों होंगे और जो रिजल्टेंट है वो ये वाला होगा, राइट। तो वेक्टर B और वेक्टर C ये और ये होंगे, राइट। तो हम मान लेते हैं ये है वेक्टर B और ये है वेक्टर C, ठीक। और ये है रिजल्टेंट वेक्टर दोनों का, वेक्टर ए। देखो यार, वेक्टर बी सी को ऐड करके ए मिल रहा है तो बी सी को ऐड करके ए मिला है। कौन सा लॉ फॉलो किया है? ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ के हिसाब से दोनों वेक्टर्स को हम एक ऑर्डर में बनाते हैं और थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में बन जाती है रिजल्टेंट। तो वेक्टर बी वेक्टर सी ऑर्डर में बनाया है हमने और ये इस तरह से हो गया, ठीक है। तो क्लियर है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए AC के बीच का एंगल बताओ, ठीक। तो हम बता, अच्छा ये B ये कितना है? ये है 4 और ये है 3। AC के बीच का एंगल बताना है। देखिए दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम कब देखते हैं? जब दोनों वेक्टर्स की टेल कोइंसाइड करें या फिर दोनों वेक्टर्स के हेड कोइंसाइड करें। वेक्टर A और C के बीच का एंगल बताना है, दोनों वेक्टर्स की टेल हेड कोइंसाइड कर रहे हैं तो यही एंगल बताना है। अब ये एंगल आप बता दीजिए कितना है, डायरेक्टली आप बताइए वो एंगल कितना है। 5, ये 5 है, ये 3 है, तो ये हर हाल में 53 ही होगा डायरेक्टली। तो कुल मिला के हमने क्या किया? ABC 5:4:3 देखते ही हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया 5, 4, 3 का। अब देखिए B और C ऐड करने के बाद A मिला है, इसका मतलब बड़ी वाली साइड जो होगी वो A होगी और बाकी दोनों B और C होगी। और B और C को ऐड करना है तो हमने पहले एक वेक्टर B बनाया फिर C बनाया सेम ऑर्डर में और इस तरह से ये ट्राइंगल लॉ फॉलो करते हुए वेक्टर डायग्राम बन गया। AC के बीच का एंगल निकालना है तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम इस तरह से देखते हैं, जब दोनों की टेल या हेड कोइंसाइड कर रहे हो तो दोनों की हेड कोइंसाइड कर रहे हैं और यही एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच का हो जाएगा और ये हर हाल में होगा 53। ये 5 है, ये 3 है, तो ये 53 होगा। शायद बात के लिए ये शॉर्टकट है, राइट। वैसे भी ये दोनों बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल थे और बिल्कुल एज इट इज याद हो जाए आंसर तो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो ये था वेक्टर सब्ट्रैक्शन, क्लियर है। तो इस पे हम और आगे सवाल देखेंगे अभी, ठीक। तो पहले तो इतना अच्छे से आप रिवाइज करिए, राइट। फिर हम आगे बढ़ेंगे सवाल पे, फिर आगे बढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये सारी कहानी हम देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है, ठीक। तो इतना आप रिवाइज करो अच्छे से, इसको स्नैपशॉट ले लो फटाफट, ठीक है, ऑल राइट। तो अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए, मिलेंगे अगली क्लास में हम लोग। टिल देन गुड बाय।